के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। आज का मैच अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है। ये बहुत ही खास मुकाबला है और इसको कहीं ना कहीं दोनों टीमें ही जीतना चाहेंगी। एक टॉप में बने रहने के लिए जीतना चाहेगी और एक टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चाहिए। और हमारे साथ आज नरेंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने लगभग काफ़ी सालों तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, कोचिंग में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, युवाओं के साथ लग के आज इनके कई स्टूडेंट्स आईपीएल खेल रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेला, इंग्लैंड में भी काउंटी खेला। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र जी, कल का मैच अगर आपने देखा, कल धोनी की कैप्टनसी पे ही बात आई, लेकिन बाद में लोगों ने कहा भी कि धोनी एक बहुत अच्छे कैप्टन है, गावस्कर से तमाम लोगों ने कहा। लेकिन अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो टीम यूनिटी नहीं दिखी, वो को माइंडसेट नहीं, सेटअप नहीं दिखा कि जिसके लिए जीत के लिए जाती हैं टीमें। देखिए, जब इस तरह का टूर्नामेंट होता है और आपने प्रीवियस इतना अच्छा खेला हुआ होता है तो उम्मीदें कहीं ना कहीं सीएसके से सब लोग लगा के बैठे हुए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। कोविड की मार की वजह से कई उनके प्लेयर्स जो है वापस भेज दिए गए, क्वारंटाइन रहना पड़ा। और जो उनका मेन एक एसेट था सुरेश रैना एक ऐसा खिलाड़ी था, इनका टीम का एक आधार रखने वाला खिलाड़ी था और लंबे समय तक वो अपने विकेट पर रुक के T20 में जो चीज़ चाहिए, विकेट पे सेटल होना, बाद में कैरी करना, शीट एंकर का रोल अदा करना, अंत तक खेलना, तो सुरेश रैना की कमी थ्रू आउट टूर्नामेंट में कमी खली है। और धोनी का जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट लास्ट उन्होंने 19 महीने पहले खेली थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली थी, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं ये इशारे मिल गए थे कि धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे। फिर भी उन्होंने अपनी फिटनेस और अपना जो आईपीएल के लिए तैयारी रखी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ, कप्तान नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके साथ कुछ अच्छे प्लेयर होते जो टीम में परफॉर्मर होते, तो मुझे लगता है कि सीएसके जो आज स्ट्रगल कर रही है या जो कल जिस तरह से टीम की हालत थी वो ना होती। तो उसमें कई ऐसी कमियां रही, क्योंकि अब रोटेशन पॉलिसी में उन्होंने देखा है कि काफ़ी मैच हार गई थी टीम, अच्छा नहीं कर रही थी, तो उन्होंने जो बेंच स्ट्रेंथ पे प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, उनको दोबारा कहीं ना कहीं रोटेट करने की कोशिश करी, उनको चांस दिया कि हो सकता है वो अपना कुछ बेस्ट निकल के आए। लेकिन ये T20 गेम है और इसमें क्या होता है कि बहुत शॉर्टर वर्जन में ये मैच ख़त्म हो जाता है। और कोई खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा स्पेल डाल दे, 4 ओवर का स्पेल, उसमें 2-3 विकेटें अगर गिर जाती हैं तो संभलना बड़ा मुश्किल होता है। डेज क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में क्या होता है कि 50 ओवर की गेम होती है और डेज क्रिकेट में एक सेशन वाइज होता है। लंच का सेशन है, लंच के बाद टी है, टी के बाद जो 1.5 घंटे का बाकी रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर रन नहीं बना रहे हैं तो विकेट पे स्टे करते हैं तो टाइम निकल जाता है और बैट्समैन सेटल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कमबैक करने का टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से देखा जाए, कल 3 विकेटें गिर गई थी, कोरेन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी और कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्कोर लेके आए। और होता क्या है कि जब T20 में 120 रन के अंदर का टारगेट या 140 के अंदर का टारगेट मिलता है तो 6-7 की एवरेज चेस करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े शॉट्स नहीं खेलने पड़ते हैं, छक्के चौके की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर उसको सिंगल डबल्स खेलेंगे और गैस में खेलेंगे और पावर प्ले को अगर थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे, विकेट की वैल्यू करेंगे, तो 140 तक का टारगेट आराम से चेज हो जाता है। वही हुआ कि डिकॉक और ईशान किशन ने सूझबूझ का परिचय दिया। बहुत ज़्यादा शुरुआत में कोई जल्दी नहीं करी और टारगेट उनके पास इजी होता है और अंत तक वो खेले और आसानी से मैच जीत लिया। बात अगर हम लोग करें नरेंद्र भाई उस मुंबई टीम्स की, तो कल मुंबई टीम को मैंने देखा, उनके जो बॉलिंग लाइनअप था, कल रोहित शर्मा खुद नहीं खेले, उन्होंने सौरभ त्रिपाठी को मौका दिया। ईशान किशन जो कि एज ए ओपनर खेलते भी हैं टीम से, उन्हें कल फिर से ओपन कराया गया, उन्होंने परफॉर्म भी किया। कहीं ना कहीं उनका जो भरोसा है युवाओं पे या प्लेयर्स पे, सौरभ तिवारी पे उनको भरोसा है, उन्होंने तुरंत रिप्लेस किया रोहित शर्मा जी का। सौरभ तिवारी है, किरण पोलार्ड से कैप्टनसी कराई। कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है, जो मजबूती के साथ जो माइंड सेटअप है उनका, जो उनका एम है, वो पूरी टीम एक यूनिटी के साथ खेलती, ये बहुत ही कम टीमों में देखने को मिल रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब आपके पास बंच अच्छा खिलाड़ियों का होता है
और कुछ खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, जैसे मैं रोहित शर्मा का नाम लूँ, पोलार्ड लूँ, तो ये इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस है और परफॉर्म किया है। और जब आपके पास कुछ प्लेयर ऐसे हैं, यंगस्टर हैं, वो इन आउट होते रहे हैं और आपकी टीम जब किसी स्थिति में अच्छी पहुंच चुकी है, आप क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक मौका मिलता है कि अगर कोई सीनियर क्रिकेटर इंजर्ड है, वहाँ पे रोटेट करें और उन लोगों को भी चांस दें। और वही हुआ कल ईशान किशन की 99 रन बनाने के बाद थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई थी, डिकॉक इट्स एंड बट्स वाली कंडीशन में चल रहे थे, तो ये जो दो प्लेयर बाहर बैठे और इनको चांस दिया, तो इनको भी वापस फॉर्म में आने का एक मौका मिला, उन्होंने प्रूव कर दिया। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, रोहित भी फिट हो जाएंगे, ये भी फॉर्म में आ गए, तो इनके पास एक अच्छा बंच, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है फिर से इनके पास तैयार हो गया। और इनके पास अब 11 में 11 की जगह इनके पास इस समय 13-14 ऐसे प्लेयर हैं जिन पे कंपटीशन आ गया है कि फर्स्ट 11 कैसे खिलाएं। तो बाकी टीमों में तो अब ऐसा हो गया था कि जब लगातार मैच हार रहे थे कि उनकी 11 की टीम जो प्रॉपर है वो नहीं बन पा रही थी कि कौन जेन्युइन क्रिकेटर है। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का जो गेम प्लान है, उनके जो सपोर्ट स्टाफ है, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि अब इस तरह से प्लेयर्स को रोटेट करो, उनको कैरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या इंजरी में अगर किसी को खिलाते हैं तो जब बड़े मैच होंगे तो उसमें अगर अनफिट होकर क्रिकेट खेलेगा, मैच खेलेगा, तो दिक्कत होगी। तो अभी क्या हुआ, उनको रिकवरी मिल गई, ये फॉर्म में आ गए और एक इनके पास एक अच्छा बंच तैयार हो गया। बिल्कुल बंच तैयार हो गया। और कल हम लोगों ने देखा भी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार रोहित शर्मा कह रहे थे, पिछले मैच में उन्होंने कहा था टॉस के टाइम कि अब हम अपनी बेंच को इस यूज़ करेंगे। अब आज जिनका मैच है कोलकाता और दिल्ली का, अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो एक टीम टॉप 2 में बने रहने के लिए मैच खेल रही है और दूसरा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। एक बार कोलकाता की टीम पे नजर डाल लेते हैं, संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बार कोलकाता की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: राहुल त्रिपाठी, शुभमान गिल, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन कप्तान, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस, टॉम बेंटन, लॉकी फर्गुसन, कुलदीप यादव। नरेंद्र भाई, कुलदीप को टीम में देख के आपको अच्छा लगता होगा, आपके स्टूडेंट रहे हैं, आप जब केडीएम में या कि स्कूल के आप जब कोच रहे तब आपके क्लब से भी खेलते थे। इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं फीकापन लग रहा है। वो आईपीएल हमें, मुझे लगता है ये कोरोना काल या लॉकडाउन का जो वक्त था, उस बीच क्रिकेट से दूर होना काफ़ी क्रिकेटर्स के दिमाग पर वो हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, परफॉर्मेंस का हम बीइंग ए कोच, जो फॉर्म होती है वो थोड़े दिनों के लिए चली जाती है, लेकिन आपकी जो क्लास है वो परमानेंट रहती है। इनिशियली जब इस तरह के जो बॉलर आते हैं, जो कि थोड़े से नॉन रेगुलर बॉलर कह सकते हैं कि ये बहुत रेयर बॉलर होते हैं, जो चाइना मैन हैं, या आपने देखा होगा कि नकल बॉल आई, अजंता मेंडिस आए, तो उसमें क्या होता है, इनिशियली तो इन खिलाड़ियों को रीड करने में मुश्किल होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं और आप किसी को खेलने का मौका नहीं देते हो, आप अपनी रॉन्ग वन डालते हो या गुगली डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कैमरे में आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको देखा जाता है। तो धीरे धीरे क्या है, कुलदीप को सब लोग रीड करने लग गए हैं, उसकी कौन सी बॉल रॉन्ग वन आती है, क्रीज का कोना यूज़ करते हैं और नॉन बॉलिंग आर्म को जल्दी ड्रॉप कर देते हैं, बॉल खिंचा हुआ डालते हैं। तो उन्होंने बेटर प्लानिंग करी है। दूसरे लोगों ने, कुलदीप की कोई परफॉर्मेंस नहीं, कुलदीप वैसे ही बॉल डाल रहे हैं, फ्लाइट करते हैं, तेज़ बॉल डालते हैं और बैट्समैन के फुट को रीड करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। होता क्या है कि काउंटर पार्ट जो होता है कि कोचेस के साथ बैठ के बैट्समैन को ये बताया जाता है कि अब ये वाला जो बॉल डाल रहे हैं, इसका रिलीज पॉइंट देखो, उसका जो बैक ऑफ पाम से बॉल जो निकल रहा है, उसका जो रॉन्ग वन है वो कैसे निकलता है, उसको रीड करने लग गए हैं। और जो इस तरह के बॉलर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, इनको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं चार्ज किया जाता है, जैसे स्वीप खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लेयर को कुछ ये समझ में नहीं आता है, बॉलर को ये, क्योंकि वो अच्छी बॉल को भी वो स्वीप मार देते हैं और स्लॉक स्वीप भी आता है, और रही वाइट वाली बॉल, ये बैट पे बहुत अच्छी आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो गेम है T20, एक तो बैटिंग ओरिएंटेड गेम है, बैट्समैन के लिए पैराडाइज विकेटें मिलती हैं और बॉल में कुछ ऐसी हरकत भी नहीं होती, और बॉल मीडियम फास्ट बॉलर के लिए भी बॉल ग्रिप नहीं करता है, और स्पिनर्स के लिए भी जो है बॉल इतना अच्छा फंसता नहीं है।
तो मैं इसमें कुलदीप की या किसी बॉलर की इसमें कोई कमी नहीं होती है, ये खेल ही इस तरह का है। अब यह रीड करना शुरू कर दिया इसलिए उसको काउंटर कर लिया, अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस या उनकी बॉलिंग में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल कोई कमी नहीं। अगर मैं आज के मैच की बात करूं, पिछले में टॉम बेंटन नंबर 4 पे आए थे, राहुल त्रिपाठी ओपन आए थे। आज क्या लगता है कि टॉम बेंटन ओपन करेंगे, क्योंकि वो अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी। तो आज क्या लगता है कि आज टॉम बेंटन से ओपनिंग कराएंगे शुभमान गिल के साथ? देखिए, बीइंग ए क्रिकेट कोच और मैं इस समय इंडिया में हूं, और ये आईपीएल बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे फेवर के लिए होनी चाहिए, तो मेरा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि राहुल त्रिपाठी से ओपन करानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुमराह को और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मिला आईपीएल के माध्यम से, वो ऊपर आए हैं, तो राहुल ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं और कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट है सेलेक्टरों के ऊपर डाला है। तो मैनेजमेंट को भी ये समझना चाहिए, और कि जो फ्रेंचाइजी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि राहुल त्रिपाठी एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। अगर वो 6 ओवर पावर प्ले में खेलते हैं और थोड़ा सा शीट एंकर का रोल उन जिम्मेदारी दी जाए उनको, तो मुझे लगता है कि एक इंडिया के लिए जिस तरह शुभमान गिल का नाम चल रहा है, पृथ्वी शाह हैं और तेवतिया हैं, उसी कड़ी में राहुल त्रिपाठी भी एक अच्छा टैलेंट है जो कि इंडियन क्रिकेट को आगे सेवाएं दे सकता है। बिल्कुल सेवाएं दे सकता है। बाकी मैं पूरी टीम की अगर बात करूं तो पूरी टीम कहीं ना कहीं मैनेज लग रही है। सुनील नारायण, अंद्रे रसेल को कहीं ना कहीं टीम मिस करेगी। नरेंद्र भाई, अगर मैं बात करूँ दिल्ली टीम पे, उन पे नजर डालते हैं। इस टीम में भी युवा जोश है, श्रेयस अय्यर कप्तान है, बस टीम पे डाल देते हैं, फिर उस पर नजर डालते हैं। बस प्लेइंग 11 देखते हैं, संभावित प्लेइंग 11 दिल्ली का। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर कप्तान, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, ऋषभ पंत विकेटकीपर, शिमरोन हेटमायर, डैनियल सैम्स, तुषार देशपांडे। अगर बात करूं तुषार देशपांडे की, तो इस मुंबई के लड़के ने दिखाया कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, कैसे वो खेल रहा है। उसने लगातार 140 प्लस बॉल फेंक रहा है और अपना परफॉर्म कर रहा है। पहला विकेट बेन स्टोक्स के रूप में आईपीएल में मिला। अगर मैं बात करूं डेनियल सैम्स की, बिग बैश में काफ़ी तूफान मचा के आए हैं और आज दिल्ली की टीम में शायद खेल सकते हैं ये। देखिए, तुषार की जहाँ तक बात की जाए तो ये इस तरह के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिंदुस्तान में बहुत हैं, और मैं आईपीएल को और इन फ्रेंचाइजी को थैंक्स करूंगा कि इस माध्यम से जो अपनी प्रतिभा दिखा नहीं पा रहे थे स्टेट से या लोगों की नज़रों में नहीं आ पा रहे थे, इस माध्यम से आज तुषार को सब जानने लग गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुषार को इसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और कहीं ना कहीं जो कि हिंदुस्तान में हमेशा मीडियम फास्ट बॉलर, पेस बॉलर्स की कमी रही है, जिस तरह प्लेयरों में इंजरी भी हुई है, तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में एक बकेट में एक और कह सकते हैं तरकश में एक तीर आ चुका है। तुषार पे अब नज़रें होंगी, तुषार को कैसे अपनी बिल्ड पे और वर्क करना, अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग जोन है, वीक जोन है, उसको कैसे अपनी ट्रेनिंग और आगे बढ़ानी है। इस आईपीएल के माध्यम से इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी एक्सपीरियंस उनको मिला होगा, और कैसे जो फ्लैट विकेट्स होती हैं उस पर कैसे मार खाई जाती है, मार खा के कैसे कमबैक करना है, और क्या नई नई जो चीज़ें हैं, वेरिएशंस हैं, नकल बॉल है, बैक ऑफ आर्म बॉल डालते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं विविधताएं, यॉर्कर हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो एक हमारे लिए कह सकते हैं कि एक युवा खिलाड़ी एक हमें और इस आईपीएल के माध्यम से तुषार मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं गब्बर की, शिखर धवन की, ये लगातार 2 शतक लगा लिए हैं, कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस हाई है, और आज देखना होगा कि आज वो कैसे खेलते हैं। शिखर धवन को मैं काफ़ी सालों से जानता हूं। नॉर्थ जोन में जब मैंने क्रिकेट खेली, शिखर दिल्ली से खेलते थे, मैं सर्विसेज से खेलता था। तो शिखर एक बहुत हंसमुख खिलाड़ी हैं और वो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं, और टीम का माहौल भी अच्छा बना के रहते हैं, और आपने देखा होगा वो हमेशा हंसते रहते हैं। एक अच्छे खिलाड़ी की ये निशानी होती है कि टीम को कैसे लेके चले, और अपना जो भी टफ टाइम है या आप बहुत अच्छा टाइम कर रहे हो उसमें बैलेंस रखना है। तो शुरू में ज़रूर वो स्ट्रगल कर रहे थे, और कई लोगों ने बोला कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बोलना शुरू किया, लेकिन जो 25-30 रन बना रहे थे उसके बाद उन्होंने विकेट पर रुकना शुरू किया, और उस 30 को फिर वो 50 में, और फिर 60, फिर नॉट आउट इनिंग्स का दौर उन्होंने शुरू किया। तो जब इतने सालों से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, कंट्री के लिए खेल रहा है, और ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे
दिल्ली को ज़रूरत है, तो उन्होंने मौके पे बिल्कुल जैसे कहता है मौके पे चौका मारा है और बिल्कुल सही फॉर्म उनकी चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज भी ये अपने बैट को कैरी करेंगे और लंबा खेलेंगे, बिल्कुल लंबा खेलेंगे। अब हम लोग जरा यहाँ पे आपसे बात करेंगे हेड टू हेड पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग हेड टू हेड पे अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट में। अभी अपरकट में हम लोग बात कर रहे थे दोनों टीमों के बारे में। धवन ने कैसे अपनी टीम फॉर्म वापस लाए, रन कर रहे थे, विकेट पे रुक नहीं पा रहे थे। अब जरा जब दोनों ये टीमें मैदान में उतरी हैं तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है वो उस पर देख ले। हेड टू हेड पे नजर डालते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 24, कोलकाता नाइट राइडर्स 13, दिल्ली कैपिटल्स 11, नो रिजल्ट 0। नरेंद्र भाई, अगर मैं बात करूं कागजी आंकड़ों की तो यहाँ पे कलकत्ता नाइट राइडर्स नेक टू नेक की लड़ाई है, 2 पायदान आगे है। 24 में 13 मैच इन्होंने जीते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेंटल प्रेशर होता है कि सामने वाली टीम से ज़्यादा मैच जीत के आई है। देखिए, आंकड़े ज़रूर मैटर करते हैं कोचेज़ के लिए कि पीछे किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, लेकिन जब फ्रेंचाइजी वाला इस तरह का टूर्नामेंट होता है उसमें कुछ प्लेयर केकेआर के डीसी में चले गए, डीसी केकेआर में आ गए, तो इतना मैटर नहीं करता है। और करंट सिचुएशन, फॉर्म और टीम का क्या सेटअप है, प्रेजेंट टाइम में कौन कैसा खिलाड़ी खेल रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन अगर जो फॉर्म की बात कही जाए तो डीसी जो एज ए टीम खेल रही है, उनके जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई है। वो अच्छा उनका एक टूर्नामेंट चल रहा है, सभी लोग फॉर्म में आ चुके हैं। ऊपर से नीचे जो बॉलर्स भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं, बैटिंग में जो थोड़े रन बना रहे थे वो अब विकेट पे रुकते हैं और लंबी इनिंग खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स का ही जो है अपर हैंड रहेगा और हमारी फेवरेट ही यही रहेगी कि टीम रहेगी कि ये दिल्ली कैपिटल्स जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ेगी केकेआर के ऊपर। बिल्कुल नरेंद्र भाई, अगर बात कर ले, हम लोगों ने बात कर ली दोनों टीमों की, यहाँ बात हो गई दोनों टीमों की, और जब मैदान पे लड़े इस पर भी चर्चा हो गई। अब जरा इन दोनों टीमों में अगर मैं बात कर लूँ प्लेयर टू वॉच आज का कौन होगा, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर जल्दी से नरेंद्र जी का प्रेडिक्शन जानते हैं। प्लेयर टू वॉच पर नजर डालते हैं। डैनियल सेम्स बिग बैश लीग में तूफान मचा रखा था इस गेंदबाज ने, लेफ्ट आर्म बहुत तेज बॉलर है ये। नरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं इस बॉलर की, इसको मैंने बिग बैश में भी फॉलो किया, काफ़ी तेज फेंकने वाले काम जिस जॉनसन के स्टाइल में नहीं देखा जाता, पूरा आर्म लगा के बॉल फेंकते हैं, युवा तेज गेंदबाज है, इनको दिल्ली टीम ने हायर किया है। आज मुझे लगता है ये मैच खेलेंगे और आज ये हीरो हो सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है आज ये खेलेंगे क्या, विनिंग कॉम्बिनेशन कैसा है। और जहाँ तक कि इन फास्ट बॉलर्स की बात कही जाए तो फास्ट बॉलर अगर विद इन द स्टंप्स बॉल डालते हैं और बॉल की सीम पोजीशन को यूज़ करते हैं और बॉल सीम पे ट्रैवल करता है और
वो विकेटों पे बिल्कुल सीधी बॉल चलती है, नाक की दिशा में बॉल ऊपर आती है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर दिक्कत करती है। लेकिन वही बॉल अगर आप तेज़ बॉल डाल रहे हैं, आपकी दिशा से आप भटक गए हैं, विर्थ दे रहे हैं, बॉल बैट्समैन को मौका मिल रहा है, तो इस तरह के जो तेज़ बॉलर होते हैं उनको मार भी ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ तक कि आप देखो बुमराह और रबाडा, इन्होंने समय के रहते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने सीखा है, और आदमी जब खेलता है तभी सीखता है जब उनको मार पड़ती है टफ सिचुएशन में, अपनी कैसे बॉल को डालना है, कैसे बचना है। तो हमें ज़रूर एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छा एक टैलेंट देखने को मिलेगा, लेकिन हम इस चीज़ की कभी गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस होते हैं या कोई प्लेयर एकदम से नया डाला जाता है तो उसका प्रीवियसली उसका रिकॉर्ड, उसका बॉलिंग किस तरह से कर रहा है, उसकी फिटनेस का लेवल क्या है, उसके क्या वीकनेसेस हैं, कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग जोन है, तो उसी तरह से खिलाड़ियों को अपना जो है तैयारी कराई जाती है। जैसे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को सामने रखा जाता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है तो कहीं ना कहीं लेफ्टी बीच में डाले जाते हैं। तो सारी इस तरह की जो है गेम प्लान बनता है, गेम प्लान ए बनता है, बी बनता है, ए सक्सेस नहीं हुआ तो बी, तो इस तरह से सारा समीकरण तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं इन समीकरणों में जो टीम मैनेजमेंट मुझे केकेआर का दिख रहा है पिछले कई सालों में, वो इस साल नहीं दिखाई दिया। बाकी सभी टीमों ने कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी करी है, टीमों को मात दी है। तो यहाँ पे अगर आज ये इस तरह से अगर खिलाड़ी का इंक्लूजन होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है, अगर वो ब्रेक थ्रू देते हैं इनिशियली। बिल्कुल, और ब्रेक थ्रू देना भी चाहिए। ऐसे युवा प्लेयर को तो आप भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, वैसे टीमें भी कर रही हैं इस बार, मैंने देखा। अगर आज का प्रेडिक्शन जान लें, एक लास्ट पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी चर्चा पे, अगर मैं बात करूं आज का प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है? अबू धाबी में मैच है, आप काफ़ी साल यूएई में रहे भी, आपने क्रिकेट भी वहाँ खेला है, वहाँ की गर्मी को आप समझते होंगे, आज दिन का मैच है। देखिए, सुबह मॉर्निंग आज का जो दोपहर का जो मैच होता है उसमें कह सकते हैं कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ज़्यादातर ले सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का बड़ा ग्राउंड होता है और अगर धूप बिल्कुल विकेट तैयार है, प्लास्टिक विकेट है, तो उसमें बल्लेबाजों को एक बिल्कुल बिंदास बैटिंग करने का मौका मिलता है। और जहां दिल्ली की बात है तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली अगर टॉस जीतेगी तो कहीं ना कहीं वो फ्री होकर खेलना चाहेगी, कोई प्रेशर में कोई ज़्यादा रनों को चेज़ करने का दबाव नहीं लेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये पहले खेल के 180 प्लस भी अगर ये बना लेंगे तो मुझे लगता है कि एक अपर हैंड इनका रहेगा। आपने बता दिया कि 180 बनेगा और आज आप दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हो, दिल्ली अपर हैंड है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई हम लोगों से जुड़ने के लिए। आपने जो बारीकियां बताई, जो माइंड सेटअप बताया कि कोरोना काल से किसी पे नहीं, किसी बॉलर को कितना जज कर लिया गया है, कितना नोटिस कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्लेयर एक बॉलर पे इतना काम करता है कि उसके वीडियोस देखता है। ऐसी तमाम बारीकियां आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount